बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज इस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स लेक्चर जो 5 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। खैर, पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। उसमें दो जो मेन टाइप्स थी, उनमें से एक थी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, एक थी डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस वेरिएबल रैंडम वेरिएबल। हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है उसके बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम कहते हैं एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं और उनकी जो प्रोबेबिलिटीज है, उनके दरमियान जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये है जी आउटकम ऑफ अ डाई रोल। एक रोल को डाई किया, उसका आउटकम क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है रोल करो, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये आउटकम है ना। ठीक है, ये आउटकम है एक रोल को जो हमने डाई किया है, सॉरी, जो डाई रोल है जिसको हमने बेसिकली उसकी जो आउटकम है। ठीक है, एक डाइस को रोल किया तो आउटकम क्या क्या आ सकती है? 1, 2, 3, 4। ये बेसिकली क्या है? ये जो वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल की 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने बताया था कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। सो अब एक जो डाइस है उसको रोल किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है? 1/6। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो भी 1/6। 3 की भी 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6। ठीक है, सो ये प्रोबेबिलिटी और ये उसका आउटकम है, एक जो डाइस है जिसको रोल किया उसका। सो इनके दरमियान जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होगा उसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दोबारा बता दूं कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टैटिस्टिक में जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, इनके दरमियान जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज हैं वो किस तरह रैंडम वेरिएबल, वेरियस जो वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल की, उनमें किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई, दैट हाउ आर द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड अवर वेरियस वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल दी। अच्छा, अब ये एक मेरे पास एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये एक फास्ट फूड सर्वे रॉ डेटा है कि फास्ट फूड का जो सर्वे किया गया उसका रॉ डेटा क्या है। रिजल्ट्स ये जो गिवन है, ये नंबर ऑफ विजिट्स पर वीक, यानी कि हर बंदा कितने जो है ना एक वीक में विजिट करता है फास्ट फूड के। जो पर्सन 1 है वो 2 विजिट्स करता है फास्ट फूड के, जो भी फास्ट फूड आउटलेट है उसके। पर्सन 2 के विजिट्स कितने हैं? 2। पर्सन 3 एक वीक में एक विजिट करता है। सिमिलरली पर्सन 4 3 विजिट्स पर वीक उसके हैं फास्ट फूड आउटलेट पे। ठीक है, ये डिफरेंट पर्सन गिवन है। ये कोई भी बिलाल है, ये समद है, ये शाम है, फला फला फला, और उनके विजिट्स ये गिवन है, 2 इसके 2 इसके बाद। ठीक है, तो ये बेसिकली मुझे डेटा जो है वो गिवन है। अब करना क्या है? अब मैंने इस फास्ट फूड जो सर्वे डेटा है उसमें से ये चीजें प्लॉट करनी है। क्या क्या प्लॉट करना है? मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल प्लॉट करना है, फ्रीक्वेंसी चार्ट प्लॉट करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्लॉट करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट प्लॉट करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल प्लॉट करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट प्लॉट करना है। अच्छा, ये करने से पहले मैं एक और चीज बता दूं। मैंने जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने कम्युलेटिव लेने का तरीका बताया था। लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई भी जो है वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज गिवन है 1, 5, 9, 10। फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज ये गिवन है मेरे पास।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे निकालता था, जो फर्स्ट होती थी वैल्यू वो एज इट इज आ जाती थी 1, ठीक है, ये 1 प्लस ये 5 करता था 6, फिर 6 प्लस 9 करता था 15, 15 प्लस 10 करता था 20, ये क्यूमुलेटिव आ गई 1 6 5 15 25, मतलब एड अप करता जाता था वैल्यू आगे जाता है। ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आगे मुझे इसलिए पहले बता दिया है ताकि ये रिवाइज हो जाए, आगे हम यही काम करेंगे। अच्छा चलें जी, सबसे पहले हमने प्लॉट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल। अच्छा, अब जो आपके पास डेटा था ना नंबर ऑफ विजिट्स का और उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है कि नंबर ऑफ विजिट्स और उनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेना। अब नंबर ऑफ विजिट्स जो 0 है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, मतलब कितने लोग हैं जिन्होंने कोई भी विजिट नहीं किया, कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसने कोई विजिट नहीं किया। दोबारा जाता हूँ क्वेश्चन पे, देखो पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 सबके विजिट्स यहाँ पे गिवन है। कोई ऐसा इन 20 में से कोई ऐसा बंदा है जिसका कोई विजिट ना हो, ऐसा कोई बंदा भी नहीं है। देखो 2 2 1 3 2 5 कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसने कोई भी विजिट ना किया। तो इसका मतलब ये कि जो नंबर ऑफ विजिट 0 है, यानी कोई भी विजिट किसी ने नहीं किया, वो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 है। अच्छा 1 जो नंबर ऑफ विजिट 1, ये 1 कितने लोगों ने नंबर ऑफ जिनके विजिट जो है एक विजिट है कितने लोगों का, पर्सन 3 एक और पर्सन 20, तो यानी कि नंबर ऑफ विजिट्स जो 1 है वो 2 लोगों के, ठीक है। नंबर ऑफ विजिट 1 कितने लोगों के 2 पर्सन, यानी फ्रीक्वेंसी 2 है। सिमिलरली एक और बता देता हूँ, नंबर ऑफ विजिट 4 देख लेते हैं, यानी कि 4 जो नंबर ऑफ विजिट है वो कितने पर्सन ने किए हैं, 4 विजिट किया है जी एक पर्सन 7 ने और एक पर्सन 14, यानी 4 जो नंबर ऑफ विजिट्स हैं वो भी 2 पर्सन के हैं। सो नंबर ऑफ विजिट जो 4 है वो भी वो 3 पर्सन के हैं। एक और है 4, ये पर्सन 16 पर्सन 14 एंड पर्सन 7, यानी जो नंबर ऑफ विजिट्स 4 हैं वो कितने लोगों के हैं 3, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3। तो ये सिंपल क्या था, फ्रीक्वेंसी टेबल था फास्ट फूड विजिट का। सो क्वेश्चन नंबर जो मेरा पार्ट 1 का पार्ट ए था वो था फ्रीक्वेंसी टेबल प्लॉट करना है इस डेटा का। तो सिंपल क्या किया मैंने, यहाँ पे ली नंबर ऑफ विजिट्स और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल ली। सो नंबर ऑफ विजिट 0 फ्रीक्वेंसी 0, उसको देखते हुए अपने रॉ डेटा को, सर्वे रॉ डेटा उसको देखते हुए मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल प्लॉट कर लिया। तो इसको हम कहते हैं जी फ्रीक्वेंसी टेबल। अच्छा सेकंड जो पार्ट था उसमें था कि फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाना है। फ्रीक्वेंसी चार्ट क्या है, सिंपल ग्राफ प्लॉट कर देना है। एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया जी नंबर ऑफ विजिट्स पर वीक और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ पर्सन। सो नंबर ऑफ विजिट्स पर वीक मैंने, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम 7 विजिट्स थे, तो मैंने ये वैल्यूज यहाँ पे 0 1 2 3 1 1 का इंटरवल लेके 8 तक प्लॉट कर दी। मेरे ख्याल से ग्राफ बनाना कोई मसला नहीं है आपके लिए। और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे ले ली वाई एक्सिस पे। सो फ्रीक्वेंसी 0 1 से 10 तक। अब देखो 0 जो विजिट थे, नंबर ऑफ विजिट, वो कोई भी ऐसा बंदा नहीं था, यानी 0 पर्सन 0 विजिट किया है, तो ये 0 पे एक डॉट प्लॉट हो। 1 2 था, 2 पे डॉट, तो सिंपल हमने डॉट प्लॉट बना दिया। ठीक है, याद रखना है कि जो है आपने डॉट प्लॉट बनाना है, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 सिंपल ये फ्रीक्वेंसी चार्ट है कि एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ विजिट्स पर वीक और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। तो ये सेकंड मेरा पार्ट भी हो गया फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाना। थर्ड उसने मुझसे कहा था कि प्लॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। ये मैंने पहले बना चुका हूँ मैं फर्स्ट पार्ट में, फ्रीक्वेंसी टेबल, नंबर ऑफ विजिट्स और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव नहीं है। मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं और क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी, सिंपल है प्रोबेबिलिटी निकालना। अब जो नंबर ऑफ विजिट्स है 0, अच्छा प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल सा तरीका है, आपने क्या किया, आपने ये टोटल फ्रीक्वेंसी को सम कर लिया। इनको जब सम करोगे टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी 20। फ्रीक्वेंसी क्या थी, नंबर ऑफ पर्सन। सो प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है तो क्या करोगे, 0 डिवाइडेड बाय 20, क्या हो गया 0। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 20, 1 डिवाइडेड बाय 10 और ये हो गया 0.1। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 0.1। सिमिलरली इस तरह आपने सबकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, ये 5 टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी
20 इनको जब ऐड अप किया था, सो 5 डिवाइडेड बाय 20, 1 डिवाइडेड बाय तो ये हो गया 0.25। ये आपके क्या है जी, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है फॉर फास्ट फूड। ठीक है, ये है जी आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सिंपल आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और वो साथ आपने टेबल में ऐड कर देना है। इस टेबल के साथ फ्रीक्वेंसी टेबल में प्रोबेबिलिटी वाला टेबल ऐड कर देना है। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। जिस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाया था, इस तरह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बना लेंगे। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो मैं स्टार्ट में बता था, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। सिंपल आपने क्या किया, नंबर ऑफ विजिट्स लिए, एक्स एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी ले ली वाई एक्सिस पे। सो आप डॉट प्लॉट कर दो उसका, आपके पास गिवन है डेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, आपने नंबर ऑफ विजिट्स और उसके अगेंस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी प्लॉट कर दी, सिंपल डॉट प्लॉट। तो ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। सिंपल जो आपने फ्रीक्वेंसी टेबल फर्स्ट क्वेश्चन में प्लॉट किया था ना, उसका उस फ्रीक्वेंसी का आपने क्यूमुलेटिव ले लेना है। ये नंबर ऑफ विजिट्स आपके पास थे और ये फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन थी पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, ये नंबर ऑफ विजिट्स के अगेंस्ट ये फ्रीक्वेंसी गिवन थी, आपने क्यूमुलेटिव ले लिया। क्यूमुलेटिव लेते जाओ, 0 एज इट इज आ जाएगा, फिर 0 + 2, फिर ये 2 + 6 8, 8 + 5 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18, 18 + 1 19, 19 + 1 20। सिंपल आपने उसका क्यूमुलेटिव ले लेना है। ठीक है, तो ये है जी आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, अच्छा, अब नंबर ऑफ विजिट्स अप टू n इज रिप्रेजेंटेड बाय x लेस देन इक्वल टू n। लेट द नंबर ऑफ विजिट्स बी रिप्रेजेंटेड बाय x, के जो नंबर ऑफ विजिट्स हैं ये x है। ठीक है, सो नंबर ऑफ विजिट्स अप टू n, कि अगर मैंने निकालने हैं जी नंबर ऑफ विजिट्स अप टू फलां अप टू 3, तो वो आप क्या करोगे, x लेस देन इक्वल टू 3 इस तरह लिखोगे, और ये 3 क्या है, ये n, ये चीज इसने बताई। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आपको कहा गया जी रिप्रेजेंट करो नंबर ऑफ विजिट्स अप टू 3, तो आप x लेस देन इक्वल टू 3 कर दोगे। ये नंबर ऑफ विजिट्स x है, सो आप उसको कैसे लिखोगे, x लेस देन इक्वल टू n। सो x लेस देन इक्वल टू 3, 4 का आ गया तो x लेस देन इक्वल टू 4 सिमिलरली। अच्छा, ये फिफ्थ पार्ट था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। सिक्स पार्ट था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट। सिंपल आपने नंबर ऑफ विजिट्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान चार्ट लगा दिया। ठीक है, नंबर ऑफ विजिट्स और ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोगे यहाँ पे, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है भाई, तो ये आपके पास उसका डॉट प्लॉट आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद था आपके पास क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल। अब जिस तरह प्रोबेबिलिटी आपने निकाली थी थर्ड पार्ट में, उसका क्यूमुलेटिव ले लो। थर्ड पार्ट में आपने क्या किया था, आपके पास नंबर ऑफ विजिट्स गिवन थे, आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी। अब इसी का आप वो ले लो क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव कैसे लोगे, 0 फर्स्ट जो है वो एज इट इज, सेकेंड 0 + 0.1 0.1, 0.1 + 0.3 0.4, 0.4 + 0.25 0.65, 0.65 + 1.5 0.8, 0.8 + 1 0.9, 0.9 + 0.05 0.95 और 0.95 + 0.01 051। ठीक है, सिंपल क्यूमुलेटिव ले लेना है, तो एंड पे आपका 1 आएगा, तो इसका मतलब आपने क्यूमुलेटिव ठीक लिया है, क्योंकि सम जो होता है प्रोबेबिलिटी को 1 के इक्वल होता है। क्यूमुलेटिव क्या हो रहा होता है कि वो प्रोबेबिलिटीज को स्टेप वाइज सम कर रहा होता है, तो एंड पे ऑब्वियसली आंसर आपका 1 आएगा। तो ये आपका 7th पार्ट था। 8 पार्ट क्या था, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी चार्ट। सिंपल आपने नंबर ऑफ विजिट्स और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के दरमियान चार्ट बना देना। ठीक है, नंबर ऑफ विजिट्स ले लिए एक्स एक्सिस पे और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ले ली वाई एक्सिस पे। ये डेटा गिवन है पीछे। ठीक है, इसको देखते हुए आपने डॉट प्लॉट बनाते हैं। तो ये आपके 8 पार्ट्स थे। सिंपल आपने इसको इस तरह करना, सिंपल, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं। तो इसमें हमने क्या देखा है जी, फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाना है, फ्रीक्वेंसी चार्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट, देन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। तो ये हमने 8 जो है ना डिफरेंट पार्ट्स जो थे उनको किया। अब अगेन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना,
पहले हमने वेरिएबल्स की बात की थी रैंडम। अब इसी तरह जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मैंने बताया था कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यूज करते हैं, सिंपल। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, लास्ट लेक्चर में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है जी? कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल यूज करते हैं। अब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स क्या है, वो भी मैं लास्ट लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूँ कि एक ऐसा वेरिएबल whose value is obtained by measuring, वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल है। और ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम काउंटिंग से हासिल करते हैं वो होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसकी भी दो टाइप्स हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट में कुछ स्पेशल केसेस में है, सिमिलरली कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेशल केसेस में। सो जो स्पेशल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, डीपीडी मतलब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सीपीडी मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो स्पेशल केसेस हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, वो क्या क्या है? नंबर 1 बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरह पॉजॉन डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेट्रा और भी। ठीक है, सो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो तीन केसेस हैं, सबसे पहला जी बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बायनोमियल क्या होता है? बायनोमियल वैसे अगर मैं बात करूं, बायनोमियल वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जिसमें दो टर्म्स होती हैं, बाय मीन टू। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन। ऐसे ही होता था ना, एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई, ये क्या है? बायनोमियल। ठीक है, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? बायनोमियल मीन टू। सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसका स्पेशल केस है डिस्क्रीट का। सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस और फेलियर आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में जो सक्सेस और फेलियर आउटकम आता है, जैसे कि हेड्स आएगा या टेल आएगा। लेट्स सपोज मुझे हेड चाहिए तो हेड सक्सेस होगा और टेल फेलियर होगा। ठीक है, अगर हेड आ गया तो सक्सेस है, अगर हेड ना आया तो फेलियर है। सो जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो सक्सेस या फेलियर आउटकम आता है एक एक्सपेरिमेंट में या जो भी सर्वे करते हो, जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हो, जैसे कॉइन को टॉस करोगे तो दो पॉसिबल आउटकम्स है ना, मल्टीपल भी टाइम्स करोगे तो दो ही आउटकम्स है ना, बायनोमियल ही है ना। 10 दफा करो, आउटकम दो ही आने हैं, हेड या टेल, तो सक्सेस और फेलियर आउटकम आएगी। हेड लेट्स सपोज चाहिए तो हेड आ गया तो सक्सेस है, टेल आ गई तो फेलियर है। ठीक है, जो भी आप रिपीट एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हो, सो जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस एंड फेलियर आउटकम की किसी भी एक्सपेरिमेंट में, उसे हम कहते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड जो स्पेशल केस है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? हाइपर जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेशल केस है, जिसमें जो सिलेक्शन की जाती है ना फ्रॉम टू ग्रुप्स विदाउट रिप्लेसिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ कि जो सिलेक्शन बेसिकली इट द सिलेक्शंस आर मेड फ्रॉम टू ग्रुप्स विदाउट रिप्लेसिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप। जैसे कि एक वो कार्ड्स वाली एग्जांपल के कार्ड्स को मैंने ड्रॉ किया और उसको ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं कर रहा उसको। डेक था 52 कार्ड्स में से एक कार्ड लिया, ठीक है, वो ले लिया, साइड पे हो गया, उसको रिप्लेस नहीं किया दोबारा। ठीक है, दोबारा कोई और कार्ड निकाला, अब 51 में से बाकी कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी आएगी। सो हाइपर ज्योमेट्रिक में जो सिलेक्शन की जाती है दो ग्रुप में से विदाउट रिप्लेसिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, रिप्लेस नहीं करते हो आप मेंबर्स। ठीक है, सो 5 कार्ड्स, लेट्स सपोज 5 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है पॉजॉन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो पॉजॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बेसिकली क्या शो करता है कि हाउ मेनी टाइम्स एन इवेंट इज लाइकली टू अकर विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें टाइम, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है कि कितनी दफा एक इवेंट जो है वो हुआ है एक स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के दौरान। ठीक है, मैं कहता हूँ जी आज के दिन नंबर ऑफ कोविड केसेस इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान, या फिर शाम 5 से लेकर रात 9 बजे तक जो नंबर ऑफ केसेस हैं कोविड-19 के पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज में, तो ये क्या होगी? ये पॉजॉन डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? इसमें टाइम इन्वॉल्वमेंट आ गई है, टाइम पीरियड की इन्वॉल्वमेंट है।
So Poisson distribution basically it shows how many times an event occur is likely to occur within a specified period of time. So time period का यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन केसेस थे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। अब कॉन्टिन्यूस जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके भी फर्दर केसेस हैं, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टैटिस्टिक्स में भी देखा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। लाइक ये कि इस ये मीन होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में मिरर इमेज है, कि जो मीन के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सेम जो है ना क्राइटेरिया है, सिमेट्रिकल है दोनों साइड्स पे। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो होता था वो इक्वल होता था मीडियन के, इक्वल टू मॉड। मीन मॉड मीडियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इक्वल होते थे। इसे कहते हैं बेल कर्व, बेल कर्व बनती है, बेल शेप। सो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। दोनों साइड सिमेट्रिकल होती है, मीन की लेफ्ट साइड और राइट साइड पे सेम क्राइटेरिया होता है। अच्छा, सेकंड है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होते हैं, ठीक है। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, ये होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये इट इज कंसर्न्ड विद द अमाउंट ऑफ टाइम until some specific event occurs, ठीक है। तो इट इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ टाइम until some, जैसे कि जो अमाउंट ऑफ टाइम है until an earthquake occurs, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी एक्सपोनेंशियल होगी। दोबारा बताता हूँ कि exponential distribution is concerned with the amount of time that some specific event occurs, जैसे कि जो amount of time है until an earthquake occurs, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो exponential distribution होगी। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। और कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मैं बता चुका हूँ कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल यूज करती है और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यूज करती है। तो अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा अच्छा, ये याद अभी हमने प्लॉट किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट फूड के लिए, नंबर ऑफ विजिट्स और प्रोबेबिलिटी के दरमियान चार्ट था। अच्छा, अच्छा, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू में अगर आपने प्रोबेबिलिटी डिटरमिन करनी है ना, आप डिटरमिन कर सकते हो यूजिंग दिस फंक्शन Px इज इक्वल टू x, ठीक है। x रैंडम वेरिएबल है, किसी भी स्पेसिफिक जो है किसी भी सर्टेन वैल्यू x पे आप उसको फाइंड कर सकते हो। उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इस तरह Px इज इक्वल टू x, ठीक है। जैसे ये भी मैं लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने ये नोटेशन, या इसको किसके इक्वल लिखते हैं हम? f ऑफ x के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। सो ये फंक्शन यूज करके किसी भी रैंडम वेरिएबल की हम प्रोबेबिलिटी किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू x पे हम डिटरमिन कर सकते हैं। कोई भी रैंडम वेरिएबल उसकी वैल्यू किसी भी स्पेसिफिक इंटरवल पे हम ये वाला जो है बेसिकली फंक्शन यूज करके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे हम सॉल्व करते हैं, एग्जांपल समझ आ जाएगी। तो ये नोटेशन याद रखें। अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसकी शेप कैसी होती है? उसकी शेप जो है वो डिफरेंट सेवरल शेप होती है। अब ये डिफरेंट शेप गिवन है आपके पास, ठीक है। इंक्रीज भी कर रही है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे डिक्रीजिंग है, ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, पैराबोलिक है, यस कर्व, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब कि सेवरल शेप्स होती हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो हमने पीछे एग्जांपल की थी लास्ट उसमें क्या कहते हैं लेक्चर में, उसमें जो शेप थी वो पैराबोलिक थी। लेकिन इट कुड
हैव बीन एनी शेप, डिपेंड करता है डेटा पे। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर, ठीक है, लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है, ठीक है, यूं भी इंक्रीज कर सकते हैं, नॉन लीनियर ये लाइक दिस। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल भी हो सकती है, नॉन सिमेट्रिकल भी, यानी कि ये यूं सिमेट्रिकल भी हो सकती है, नॉन सिमेट्रिकल भी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इंक्रीज एंड डिक्रीज एट द सेम टाइम, ठीक है, वो जो पीछे ग्राफ है ये इंक्रीज कर रहा था, फिर डिक्रीज कर रहा था, या फिर ओनली इंक्रीजिंग और ओनली डिक्रीजिंग, या खाली यूं इंक्रीज कर सकता है या खाली यूं डिक्रीज कर सकता है, डिपेंड करता है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स एंड एग्जिबिट वेरियस बिहेवियर, डेटा पे डिपेंड करता है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि लीनियर बनेगा ग्राफ, नॉन लीनियर होगा, या फिर सिमेट्रिकल होगा, नॉन सिमेट्रिकल होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या दोनों काम होंगे, इंक्रीज या डिक्रीज, डिपेंड करता है उस पे, रैंडम वेरिएबल्स पे, और इट कैन बी ऑफ वेरियस शेप एंड एग्जिबिट वेरियस बिहेवियर्स, स्पेसिफिक नहीं है। तो फॉर हमने जो भी तक देखा, रैंडम वेरिएबल देखा, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसका जो आउटकम है, जिसमें हर ओवरऑल पॉपुलेशन में इक्वल चांस मिलता है हर एलिमेंट को, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देखा, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल देखा। डिस्क्रीट में हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट में हम फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लेते हैं, ये चीज़ याद रखें, क्यों, क्योंकि काउंटेबल जो वैल्यूज हैं वो फाइनाइट होते हैं, ठीक है। सो डिस्क्रीट में फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती है, या फिर काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज जिनको काउंट किया जा सकता है। कॉन्टिन्यूस में क्या था, कॉन्टिन्यूस में हम वैल्यूज जो है वो इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड है विद मेजरमेंट, जिसका वेट था, लेंथ थी, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, मैथमेटिकल रिलेशनशिप था, ठीक है, जो कि प्रोबेबिलिटी बताती है हर वैल्यू, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज की, ठीक है। तो जो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट वेरिएबल का मैंने बताया था कि इट टेक्स ओनली इंटीजर, ये चीज याद रखेंगे। इंटीजर बेसिकली होल नंबर होता है विच इज नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो जो प्रोबेबिलिटी है बेसिकली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, ये इंटीजर्स बेसिकली, इट टेक्स ओनली इंटीजर्स। लेकिन जो कॉन्टिन्यूस है वो फ्रैक्शन में भी, डेसिमल में भी, किसी फॉर्म में नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये अभी तक हमने डिस्कशन की है। अच्छा, अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है, काउंटेबल या फिर ऑर्डर या नॉन ऑर्डर्ड कैटेगरीज में रैंक होते हैं, मैंने वो लास्ट लेक्चर में डिटेल में बताया। अब यूजिंग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताना है ये मेथड यूज करके, हाउ मैनी टेल्स फॉर 3 फ्लिप्स। क्वेश्चन क्या है कि एक कॉइन को फ्लिप किया 3 दफा, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड। मैंने बताना है कि हाउ मैनी टेल्स फॉर 3 फ्लिप्स, कि कितनी टेल्स मिलेंगी 3 फ्लिप्स में। या तो एक प्रोबेबिलिटी ये है कि पहली दफा टॉस किया तब भी टेल आई, टेल आई, टेल आई, यानी कि 3 दफा टेल मिली मुझे, 3 दफा फ्लिप किया, तीनों दफा टेल मिली। दूसरा क्या है कि तीनों दफा हेड मिला। इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि पहले फ्लिप में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, या फिर हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, डिफरेंट आपके बन सकते हैं ना। तो आपने क्या करना है, आपने लिया एक्स, एक्स एक इवेंट है दैट टेल इज ऑब्टेन्ड, क्योंकि मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हाउ मेनी टेल्स, हेड्स का नहीं पूछा गया, हाउ मेनी टेल्स फॉर 3 फ्लिप। सो मैंने सपोज किया कि एक्स वो इवेंट है दैट द टेल इज ऑब्टेन्ड एट द फ्लिप ऑफ। अब जो इवेंट एक्स है, तो x इज इक्वल टू 0, 1 और 2 एंड 3, मेरे पास 4 केसेस बन सकते हैं फॉर 3 फ्लिप्स। x इज इक्वल टू 0, x क्या लिया था मैंने, x मैंने लिया था टेल इज ऑब्टेन्ड, x 0 का मतलब ये है कि नो टेल इज ऑब्टेन्ड, x इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि 1 टेल इज ऑब्टेन्ड, x इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि 3 फ्लिप्स में 2 टेल्स मिली हैं,
और x इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि जब 3 दफा फ्लिप किया तो तीनों दफा टेल मिली है मुझे। यही 3 केस बन सकते हैं ना फॉर 3 फ्लिप, या कि कोई भी टेल नहीं मिलेगी तीनों दफा फ्लिप किया, या फिर एक टेल मिलेगी, या फिर दूसरे में क्या है कि 2 टेल्स मिलेंगी एक हेड, और तीसरे में क्या है कि तीनों हेड मिलेंगे, टेल मिलेगी, सॉरी तीनों टेल्स मिलेंगे। ठीक है, मेरे पास 3 केसेस है ना। एक्स मेरी यहाँ पे जो रेंज है वो एक्स की 0 1 2 3 है, कि एक्स 0 हो सकता है क्योंकि एक्स मैंने वो इवेंट लिया था दैट टेल इज ऑब्टेन्ड एट द फ्लिप ऑफ पॉइंट। सो एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है नो टेल इज ऑब्टेन्ड फॉर 3 फ्लिप्स, तीनों दफा टेल नहीं मिली। मतलब एक्स 0 का मतलब ये है हेड 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 आए। एक्स 3 का मतलब ये है कि तीनों दफा टेल मिली है। एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि एक टेल मिली है, मतलब 2 हेड है एक टेल। अच्छा, ऑर्डर भी मैटर करता है, 2 हेड टेल, या इस तरह हो सकता है एक्स इक्वल टू 1 में एक केस ये हो सकता है, या फिर टेल टेल हेड हेड इस तरह भी हो सकता है। ऑर्डर भी तो चेंज हो सकता है ना, या फिर हेड टेल हेड, डिफरेंट केसेस बन सकते हैं ना, ऑर्डर भी मैटर करता है। तो ये एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है ये जो पीछे 2 केसेस बताएंगे। चलो अब इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं यूजिंग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मेन क्रक्स था इसका कि एक्स क्या होगा 0 1 2 3, और एक्स क्या लिया मैंने क्योंकि मुझे चाहिए हाउ मेनी टेल्स फॉर 3 टेल्स, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो मैंने एक्स को वो इवेंट लिया दैट टेल इज ऑब्टेन्ड। सो एक्स इज इक्वल टू 0 हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू 1 हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू 2 हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू 3 हो सकता है। एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि नो टेल इज ऑब्टेन्ड फॉर 3 फ्लिप्स। एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि 1 टेल इज ऑब्टेन्ड। एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि 2 टेल्स आएंगे और एक हेड आएगा। एक्स इज इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि तीनों जो है वो टेल्स आएंगे। सबसे पहले p इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 0। पहले मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा p x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट नो टेल इज ऑब्टेन्ड इन ऑल 3 फ्लिप्स, तीनों फ्लिप्स पे फर्स्ट सेकंड थर्ड नो टेल इज ऑब्टेन्ड। पहली दफा भी हेड आया, दूसरी दफा भी हेड आया, तीसरी दफा भी हेड। इसका मतलब ये है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, p ऑफ h इंटरसेक्शन h। इसका मतलब ये कि तीनों दफा मुझे क्या मिला, हेड मिला, क्योंकि 3 दफा फ्लिप हो रहा है ना कॉइन। सो पी ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स, जैसे ये था ना आपके पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए, पी ऑफ सी। सिमिलरली पी ऑफ एच इंटरसेक्शन एच। क्या होगा, पी ऑफ एच मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एच मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एच, एंड रूल लगेगा क्योंकि 3 फ्लिप कर रहे हो। पहले फ्लिप में भी हेड आ सकता है, एंड सेकंड मतलब मैंने जो अज्यूम किया यहाँ पे x इक्वल टू 0 कि मैंने जब फ्लिप किया इसको कॉइन को 3 दफा, पहली दफा हेड आया, एंड सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम तीनों दफा हेड आया। तो यहाँ पे एंड आया, तो एंड का मतलब क्या है, तीनों दोनों आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये पी ऑफ एच मल्टीप्लाई पी ऑफ एच मल्टीप्लाई पी ऑफ, क्योंकि 3 फ्लिप में पहली दफा भी हेड आया, दूसरी दफा एंड सेकंड टाइम एंड थर्ड। ठीक है, एंड रूल लगेगा। सो एंड रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई होता था, एंड में मल्टीप्लाई करते थे और रूल में ऐड करते थे। अच्छा, तो अब पहली दफा हेड आया, क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 आउटकम्स थे और हेड आया यानी 1/2। फिर पी ऑफ एच इसकी भी 1/2, फिर पी ऑफ एच इसकी भी 1/2। तो आपस में तीनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया 1/8। सेकेंड है पी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि एग्जैक्टली 1 टेल इज ऑब्टेन्ड इन द 3 केसेस बन सकते हैं मेरे पास कि पहले फ्लिप पे टेल आई फिर हेड, या पहले हेड आया फिर टेल फिर हेड, या पहले हेड फिर टेल। लेकिन x इक्वल टू तो 1 है ना तीनों केसेस में, यानी कि एग्जैक्टली 1 टेल, इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल, यानी मेरे पास 3 केसेस बन सकते हैं। दिस वन और लगेगा क्योंकि दूसरा केस ये
और थर्ड केस ये। और रूल क्या होता है जी? और रूल होता है प्लस, तो और की जगह क्या आ गया? प्लस। अब ये यहाँ पे लगेगा एंड रूल इसके लिए। एंड रूल क्या है? पी ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एच मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एच। मतलब ये कि ये जो केस है इसमें पहले फ्लिप पे या तो मुझे टेल मिली, मतलब मैंने लिया, एंड सेकंड पे मुझे हेड मिला, एंड थर्ड पे मुझे भी हेड मिला, तो यहाँ पे लगा एंड रूल। लेकिन केसेस तीन बन सकते हैं, ये या वाला, ये वाला या ये वाला, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पे प्लस, और इंडिविजुअली ये जो था ये फार्मूला यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली इसका ये फार्मूला, इसके लिए ये फार्मूला। ठीक है, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी? 1/2, हेड की भी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, सब की 1/2। ठीक है, ये ओवरऑल आप इसको करोगे, इसका आंसर आया 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, तीनों को जब ऐड करोगे तो 3/8। So probability that exactly one tail is obtained is 3 divided by 8. Probability that no tail is obtained is 1/8. अब x is equal to t 2, यानी probability that exactly two tails are obtained in all three flips. Similarly, आपके पास ये सिनेरियो है, p of x is equal to 2, या टेल टेल हेड हो सकता है, या हेड टेल टेल हो सकती है, या टेल हेड टेल हो सकती है। तीनों केसेस है, यहाँ पे भी और आएगा, मतलब या ये केस होगा या ये होगा या ये होगा। तो ये प्लस हो गया, आर प्लस होता है, और इंडिविजुअली एंड रूल लगेगा यहाँ पे, मतलब इंडिविजुअली या तो टेल आई, एंड टेल, एंड हेड। केसेस तीन है तो और, तो यहाँ पे वही चीज मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई। सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई किया तो आपके पास प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू टेल्स आर ऑब्टेन्ड इन ऑल द थ्री फ्लिप्स, इन थ्री फ्लिप्स इज 3/8। थर्ड है x is equal to 3, probability that three tails are obtained in all three flips। वो एक ही है सिनेरियो, तो तीनों टेल आ गई, तो यहाँ पे एंड रूल लगा 1/8। तो ये क्वेश्चन हमने प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व। तो ये क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर, ठीक है। अब आपने एक टेबल बना लिया, इसको टेबुलर फॉर्म में आपने आंसर को डिस्प्ले करना है। टेबुलर फॉर्म मतलब इन कॉलम्स और टेबल्स, ठीक है, टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या है? x इक्वल टू 0, x 0 था तो प्रोबेबिलिटी क्या आई? p ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी कि जब x इज इक्वल टू 0 था उसको प्रोबेबिलिटी क्या आई? ये प्रोबेबिलिटी आई 1/8 व्हेन x इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये p कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इक्वल, और x क्या है? x इक्वल टू 0, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई? 1/8। जब 1 था तो प्रोबेबिलिटी क्या आई? 3/8। जब 2 था तो तब भी 3/8, और जब 3 था तो 1/8। तो आपने इसको टेबल की फॉर्म में लिखा, ठीक है। जब x 0 था प्रोबेबिलिटी आई 1/8, जब 1 था तो 3/8, और जब 3 था तो 1/8। ये टेबुलर फॉर्म में आपने लिख दिया जो आपने भी सॉल्व किया, और आपने इसका ग्राफ बना दिया। ग्राफ क्या बनाया? यहाँ पे ये x की वैल्यूज, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। बताया था ना मैथमेटिकल रिलेशन होता है बिटवीन, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन, और ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये आपने ग्राफ बना दिया इसके और इसके, प्रोबेबिलिटी y एक्सिस पे, ये x एक्सिस। दिस इज, तो ये याद रखना है कि ये जो रैंडम वेरिएबल है डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूसली हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स की यहाँ पे एग्जांपल देख। ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद ये चीज मैं स्टार्ट में बताई थी, ये भी चीज याद रखनी है कि आपने जो ग्राफ बनाना है उसमें आपने डॉट्स यूज करने हैं, कॉन्टिन्यूस लाइन नहीं बनानी, ठीक है।
जब भी आप डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाओगे आपने डॉट्स बनाना है, ये बनाया तो ये गलत, क्योंकि जो रैंडम वेरिएबल्स हैं दे कैन नॉट टेक फ्रैक्शनल एंड डेसिमल वैल्यूज। मतलब ये कि 0 और 1 के दरमियान रैंडम वेरिएबल कोई वैल्यू नहीं लेता, या 0 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा। तो रैंडम वेरिएबल्स में 0 को यहाँ पे तो देखो ना, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि 0.5 पे ये वैल्यू है, 1.5 पे ये वैल्यू है, 2.5 पे ये वैल्यू है। रैंडम वेरिएबल जो होता है डिस्क्रीट, जो रैंडम वेरिएबल है, मैं पहले बता देता हूँ कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फ्रैक्शनल और डेसिमल वैल्यूज नहीं लेता, सिर्फ इंटीजर लेता है। ठीक है, क्योंकि काउंटेबल वैल्यूज होती हैं उसकी। स्टार्ट में भी बताया था कि फ्रैक्शनल और डेसिमल वैल्यूज होती ही नहीं है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। सो अगर आप कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनाते हो लाइक दिस तो गलत होगा, तो इसलिए आपने इसको डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी 0 और 1 के अगेंस्ट ये, 2 के ये, 3 के ये, इन बिटवीन कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, सो जो डिस्क्रीट है वो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं और काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। तो जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है इट ओनली टेक्स इंटीजर। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कि इंटीजर जो है वो होल नंबर होता है। तो ये ग्राफ बनाओगे तो ये गलत। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल है हाउ मेनी गर्ल्स आर लाइकली। मतलब एक फैमिली है उसमें 3 चिल्ड्रन है, प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ हैविंग 0, 1, 2 और 3 गर्ल्स। ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर भी जरूरी है। यानी कि व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैविंग 0, 1, 2 और 3 गर्ल्स, सेम उसी तरीके से। 3 चिल्ड्रन है, 0 का मतलब ये है, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैविंग 0 गर्ल्स। 0 का मतलब ये है कि तीनों क्या होंगे, बॉयज। 1 का मतलब ये है 2 बॉयज 1 गर्ल। 2 का मतलब ये है 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय। 3 गर्ल्स का मतलब ये है कि 3 गर्ल्स होंगी, तो क्योंकि 3 चिल्ड्रन है तो 0 बॉयज। सो सैंपल स्पेस क्या होगा कि आपने इस तरह क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है आपने इस तरह एडिंग देनी है। सैंपल स्पेस में आपने बता दिया फॉर ईच बर्थ राइट आइदर बी और जी, बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल। सो कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी, टोटल 8 पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेगी। अच्छा, सैंपल स्पेस एंड प्रोबेबिलिटीज और रैंडम वेरिएबल। अच्छा, रैंडम वेरिएबल क्या है, इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स इन 3 बर्ड्स, क्योंकि फैमिली के 3 चिल्ड्रंस हैं, तो उसमें से मैंने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितनी गर्ल्स है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 0, 1, 2 और 3 गर्ल्स। तो एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इन 3 बर्ड्स। सो एक्स 0 का मतलब ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन 3 बर्ड्स आर 0, इज 0। और 1 का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो एक है इन 3 बर्ड्स। 2 का मतलब ये है नंबर ऑफ गर्ल्स इन 3 बर्ड्स आर 2। 3 का मतलब ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन 3 बर्ड्स आर 3, कोई बॉय नहीं। तो एक्स मेरा क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स है इन 3 बर्ड्स। सिमिलरली उसी तरीके से आपने किया इसको सॉल्व। ठीक है, अच्छा एक तरीका वो है जो पीछे बताया, एक तरीका ये है। उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपने सिंपल जो है ना यहाँ पे आपने जो है ना अपना जो इवेंट है वो लिख लिया, आउटकम्स लिख लिए। आपके पास ये आउटकम्स बनते हैं, तीनों बॉयज, बॉय बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बॉय, गर्ल बॉय बॉय, बॉय। अच्छा, पिछली तरह भी कर सकते हो जिस तरह पीछे एग्जांपल कराई है डाइस को रोल जो किया है, या आपने सिंपल इस तरह इवेंट लिखा, 8 आउटकम्स बनते हैं ना। तो 3 चिल्ड्रंस हैं तो 8 आउटकम्स बनेंगे, या तीनों बॉयज होंगे, या 2 बॉय 1 गर्ल, या बॉय गर्ल बॉय, गर्ल बॉय बॉय, बॉय गर्ल गर्ल। ऑर्डर क्योंकि मैटर कर रहा है, अदरवाइज ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही चीज थी, ये 2 बॉय गर्ल या बॉय गर्ल बॉय या गर्ल बॉय बॉय एक ही बात है, क्योंकि उसने लिख दिया ऑर्डर मैटर्स, तो इस वजह से ये अलग है, ये बॉय गर्ल बॉय अलग है, ऑर्डर वाइज जो है मैटर कर रहा है। ठीक है, या ये हो सकता है कि तीनों बॉय हों या तीनों गर्ल हों, या पहले 2 बॉय हैं तीसरी गर्ल है, या पहला बॉय सेकंड गर्ल थर्ड बॉय। इस तरह ये टोटल कितने आउटकम्स बन गए, 8। अच्छा, अब ये 1/8 कैसे आई प्रोबेबिलिटी, उसी तरीके से आई वो जो पिछले तरीके से सॉल्व किया आप। पी, बी, बी और बी, क्या आ गया, पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी। अब
आउटकम या बॉय होगा या गर्ल होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 बॉय होने की, 1/2 1/8। क्या आंसर आ जाएगा 1/8। ये आ गई प्रोबेबिलिटी 1/8। सिमिलरली इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/8 आएगी। इसी तरह करोगे तो सबकी 1/2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो सबकी क्या आ जाएगी 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8। पिछले तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है इसमें, तीनों बॉय हैं तो नंबर ऑफ गर्ल 0। बॉय बॉय गर्ल, नंबर ऑफ गर्ल क्या है 1। इसमें नंबर ऑफ गर्ल 1, इसमें 2 गर्ल्स, इसमें 3 गर्ल्स। सिमिलरली ये पता है, ये टेबल बन गया। सिंपल क्या किया, आउटकम्स लिख लिए जितने बनते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी लिख ली, प्रोबेबिलिटी बता दिए कैसे निकालनी है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तीनों की अलग अलग। ठीक है, क्योंकि 3 चिल्ड्रन होने हैं, पहले की प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाई सेकंड की 1/2 थर्ड की 1/2 तो 1/8 ये हो गया। अच्छा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा फॉर नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8। सिमिलरली नंबर ऑफ गर्ल्स 3 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 2 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये सारे 2 वालों को सम किया। ठीक है, 1/8 प्लस 1/8, दिस और दिस और दिस। सो और रूल आ गया तो मतलब ऐड होगा, वही सेम चीज है, पिछले तरीके से करो या इस तरीके से करो, प्लस 1/8 तो ये क्या हो जाएगी 3/8। सिमिलरली एक गर्ल के केसेस कौन कौन से हैं, ये 1/8, ये 1/8 और ये 1/8, या ये हो सकता है या ये और आ गया तो तीनों को ऐड कर दो, तीनों की प्रोबेबिलिटी को। सिमिलरली 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो ये टोटल सब करोगे तो ये भी 3/8। ठीक है, तो ये आपने, अच्छा ये यहाँ पे इसने के ले लिया, आप स्मॉल एक्स ले लो तो यहाँ पे भी स्मॉल एक्स आ जाएगा एक ही बार। तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स है और ये उनकी प्रोबेबिलिटी है। ये सेम वही टेबल है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि ये बने, ये वाला टेबल उस तरीके से करके ये बना लो, या ये वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला टेबल। ठीक है। अच्छा, अब जो ग्राफ इस यहाँ पे बना, ये हिस्टोग्राम बनाया गया। हिस्टोग्राम क्या है, आपने यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स ले ली 0 1 2 3 और एक्स वाई एक्सिस पे आपने प्रोबेबिलिटी ले ली। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल यहाँ पे डॉट लगा दिया, 0 जब था तो प्रोबेबिलिटी आई 1/8, ये 1/8 2/8 3/8 इस फॉर्म में आपने ले लिया स्केल। यहाँ पे डॉट लगाया, 2 पे था, 1 पे यहाँ पे ये डॉट लग गया, 2 पे ये डॉट लग गया, 3 पे ये डॉट लग गया, इसके मुताबिक सिंपल आपने हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम क्या है कि ये आपने बॉक्स बनाने होते हैं जिनमें गैप्स नहीं होते। सो 3 का हाफ वे इधर भी गए और इस साइड पे भी गए, यानी 2 और 3 के दरमियान। सिंपल आपने क्या बना दिया, हिस्टोग्राम बना दिया जिसका बनाते हैं। ठीक है, ये 1 के हाफ इस साइड पे, हाफ इस साइड। ठीक है, तो ये 0 इसने थोड़ा सा आगे से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट नहीं किया एक्स एक्सिस। ठीक है, 3 यहाँ पे पॉइंट लगा था, हाफ इस साइड पे हाफ इस साइड पे, ये हिस्टोग्राम बन। सिमिलरली ये यहाँ पे पॉइंट लगा था इधर इधर, ये हिस्टोग्राम बन गया। ये भी इधर लगा था इधर इधर, ये हिस्टोग्राम। ये पॉइंट इधर था इस साइड पे और इस साइड पे, ये हिस्टोग्राम। ये सिंपल इसने हिस्टोग्राम बना। तो ये भी ठीक है तरीका, वो भी ठीक है तरीका। इसमें क्या है, आपने आपके जो आउटकम्स है वो लिख लिए, हर आउटकम की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लिख ली, ये आपने नंबर ऑफ जो डिमांड नंबर ऑफ गर्ल्स वो बता दी। यहाँ से ये 1 गर्ल की क्या प्रोबेबिलिटी होने की, इन तीनों को सम कर दिया, 2 होने की इन तीनों को सम कर दिया, एंड प्लॉट कर लिया। तो दोनों तरीके से बोथ मेथड्स आर ओके।
अच्छा, कुछ कंडीशंस भी याद रखनी है आपने। ये जो कंडीशंस है मैं इधर बताने लगा हूँ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की। कंडीशन नंबर 1 है कि जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ओवर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, कि जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है ओवर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट रैंडम मस्ट बी इक्वल टू 1। मतलब ये कि जब आप तमाम प्रोबेबिलिटीज को सम करो इक्वल टू 1 आएगा। सो इनको जब आप सम करोगे तो ये 8 डिवाइडेड बाई 8 बनेगा विच इज इक्वल टू 1। 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1। सो कंडीशन 1 ये है कि जो सम होता है प्रोबेबिलिटीज का ओवर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इट मस्ट बी इक्वल टू 1। ये इक्वल टू 1 है। ओके। कंडीशन 2 ये है कि किसी भी स्पेसिफिक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है डिस्क्रीट में, क्योंकि ये मैं केस कर रहा हूँ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यूज करता है। सो किसी भी स्पेसिफिक आउटकम का जो प्रोबेबिलिटी है इट मस्ट बी इक्वल टू इट इट शुड बी बिटवीन 0 and 1। ठीक है, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी देखो, ये इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी है 1/8 ये 0 और 1 के इन बिटवीन है। 3/8 भी 0 और 1 के इन बिटवीन है। ये भी 0 और 1 के इन बिटवीन है। ये भी 0 और 1 के इन बिटवीन है। ठीक है, सो जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी स्पेसिफिक आउटकम की डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए इट मस्ट बी बिटवीन 0 and 1। हमारा यही केस है, ना 1 से ग्रेटर हो सकती है ना नेगेटिव में हो सकती है, 0 और 1 के दरमियान होनी चाहिए। इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ। और अगर सम करोगे ऑल द पॉसिबल वैल्यूज को, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगी? 1 के। वो भी 1 के इक्वल आ रही है मेरी। इन सब को सम किया तो वो भी 1 के इक्वल। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस थी फॉर प्रोबेबिलिटीज फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, जो मैंने दो कंडीशन अभी बताई। तो आज के लेक्चर के लिए जो है इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना फर्दर डिस्कशन करेंगे। उसमें हम पॉजॉन डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखेंगे। उसके अलावा भी मजीद जो चीज़ें रहेगी वो लास्ट लेक्चर होगा हमारा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी आपकी तो वो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। आई होप सो समझ आ गई होगी।